हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। दोस्तों, हमारे पास एक महीना बचा हुआ है अभी भी एफसीआई एजीएम 2021 में। एक महीना क्यों? क्योंकि 17 और 18 ऑफ जुलाई को इसके एग्जाम होने हैं। ये डेट अभी लेटेस्ट 17 ऑफ जून को एफसीआई ने अपने नोटिफिकेशन में जारी की। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 17 एंड 18 जुलाई, अगर आपने एफसीआई एजीएम का फॉर्म फिल किया है तो दोस्तों, कैसे आप इसको एक महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ये आज हम स्ट्रेटजाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपको कैसे पढ़ना है, एक तो टू द पॉइंट स्टडी करनी है, कोई एक्स्ट्रा और रेलेवेंट स्टडी करने की जरूरत नहीं है। पेपर का पैटर्न आप सभी को पता है, एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एफसीआई ने, क्योंकि अपने अपने एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कंप्लीट सिलेबस, आपको पता है कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप टू द पॉइंट उन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ते हैं फोकस करते हुए, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा या रिलेवेंट पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट होता है और उससे फायदा बहुत कम होता है। तो सबसे पहले जरूरी बात है कि आपको टू द पॉइंट स्टडी करना है। उसके लिए आपको आपके पास सिलेबस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पास हमेशा सिलेबस रखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप को एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। एक महीने में स्टडी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको एक तो सबसे पहले अपने ऊपर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? कॉन्फिडेंस एक तो जब आपके पास नॉलेज होती है तब बिल्ड होता है। तो नॉलेज के लिए देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे लैकिंग पॉइंट है, वहां पे ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि आपको एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी पढ़ना है। तो आपको ये लगता है कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। या फिर एथिक्स एंड मैनेजमेंट, ये तो एक पूरा नया सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ें, समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे एक तो नॉलेज का अभाव होने से हम बहुत जल्दी डीमोरलाइज हो जाते हैं। जबकि मैं अगर आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एथिक्स एंड मैनेजमेंट दोनों ही टॉपिक एक टाइप से बिहेवियरल काइंड ऑफ साइंस है। तो इसमें इतना ज्यादा भी डिफिकल्टी या फिर इतना ज्यादा भी मायूस होने की जरूरत नहीं है कि अगर हम इन बैकग्राउंड के नहीं है तो हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि एफसीआई ने सिलेबस पूरा मेंशन किया है। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कैसे डिवाइड करके इजीली पढ़ सकते हैं। सिमिलरली एथिक्स एंड मैनेजमेंट, एथिक्स एंड मैनेजमेंट में प्राची मैम ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक लाइव सेशन लिया था। आप उस लाइव सेशन को जरूर देखिए, उसमें मैम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप अपने एथिक्स एंड मैनेजमेंट पार्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाई टू स्टडी, ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन सैलरी के साथ साथ बहुत अच्छी जो इस बार सीट्स आई हैं, ये भी है ऊपर से एफसीआई में एजीएम लेवल की पोस्ट। तो इसको हमने कई बार डिस्कस किया है, तो भी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। सीधे हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न जैसे आप सभी को पता है कि इसमें 180 क्वेश्चंस होंगे और 180 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ 2.5 घंटा आपको मिलेगा, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। एफसीआई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है, उसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट है रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिससे 45 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, जिससे 45 क्वेश्चन आएंगे। मैनेजमेंट एंड एथिक्स, जिससे 45 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से 45 क्वेश्चन। तो अगर आप यहीं पे खुद को एनालाइज करें तो आप सभी ने, क्योंकि आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी सभी कर रहे होते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन या एसएससी या फिर नाबार्ड आरबीआई, कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप खुद पे भरोसा करें या अगर आप थोड़ा अपने को एनालाइज करें, तो आप ये देखेंगे कि रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी हम सभी को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आती है, और बल्कि कुछ आप लोग बहुत ज्यादा इसमें परफेक्ट भी होंगे। तो बहुत ज्यादा रीजनिंग, डेटा एनालिसिस या न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक हैं जिनको आप एक महीने में इजीली, जिनमें मास्टर बन के आप इजीली वहां पे कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स इसमें चूज कीजिए जिनको आप, जिसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो और आप वहां पे कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाए। तो इस टाइप के रीजनिंग, डीआईएन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अप्रोच से आप इजीली कर सकते हैं। देन आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप अभी, क्योंकि अभी एक महीना पूरा बचा हुआ है, तो करंट अफेयर्स आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स सारे ही सेक्शन के, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए मैं आप सबको बताऊं कि बीपीडिया हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आई एग्जाम बी की साइट में आप जाएंगे तो आपको बीपीडिया मिल जाएगा, जो पूरा का पूरा फ्री है। देन मैनेजमेंट एंड एथिक्स, मैनेजमेंट एंड एथिक्स में से 45 क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि मैंने भी आपको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट एंड एथिक्स इज अ काइंड ऑफ बिहेवियरल साइंस। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी पढ़ने या समझने में। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर उसको समझ पाएंगे। कोई यहाँ पे फिजिक्स या न्यूटन के लॉ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। सिमिलरली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि हम सभी
इंडियन सोसाइटी में है, इंडियन सोसाइटी में अभी भी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो सभी को पता है कि फार्मिंग कैसे होती है, और अगर अभी आप टॉपिक देखेंगे सिलेबस में तो अभी आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं कि टॉपिक से आप कुछ कुछ चीजें समझ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल अपना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसमें बिल्कुल ये समझ के रखिए कि आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर अवेयरनेस, तो इससे 45 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप नो डाउट आप इसको इजीली कर सकते हैं अभी भी 1 महीने में, बशर्ते कि आप इसको कॉन्फिडेंट होके अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें। देन हम टेक्निकल अकाउंट्स एंड लॉ की अगर बात करें तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न ही है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एग्जाम को। इसमें एक तो रेलेवेंट डिसिप्लिन से 60 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स का होगा, तो 120 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो ये 120 क्वेश्चन है ये हाफ मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे 60 मार्क्स का वेटेज यहाँ से है एंड 120 मार्क्स रेलेवेंट डिसिप्लिन से है। तो यहाँ पे जो वहाँ पे 45 क्वेश्चन थे, यहाँ पे वो सिर्फ 30 क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे भी सेम रहेंगी जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो आइए अब हम सीधे बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों हम लोगों ने जो एफसीआई एजीएम का कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि अब इसमें 1 महीना रह गया है, तो हम अभी भी जो स्टूडेंट्स अभी भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक हम मौका लेके आए हैं, और साथ ही साथ 50% ऑफ इन योर कोर्स। ओके, सो आप क्रैक एफसीआई कोड को यूज करके आप किसी भी हमारे एफसीआई कोर्स, चाहे वो लॉ है चाहे टेक्निकल अकाउंट्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एनरोल कर सकते हैं। टेक्निकल का भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कोर्स यहाँ पे। आप सभी को पता है टेक्निकल में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, फूड साइंस, फूड एक्ट्स है जिसमें बेसिकली केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये सभी ही सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपने अभी तक अगर नहीं एनरोल किया है तो जरूर एनरोल करें, यहाँ पे आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। आप किसी भी क्वेरी होने पे, कोई भी डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है इसमें एनरोल करने से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं सेक्शन वाइज, 4 सेक्शन है इसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को। तो रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को सभी को बहुत अच्छे से आते हैं, या जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हम इजीली उनको कर पाते हैं। जैसे कि सिलोजिज्म का अगर आपने कोई एक अच्छी ट्रिक समझी हुई है तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस है, कोडिंग इनइक्वालिटीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे बहुत टफ ना पढ़ना चाहें तो आप ये सीटिंग अरेंजमेंट्स या फिर पजल्स, ये सारी चीजें छोड़ सकते हैं। जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनसे क्वेश्चंस आते भी हैं और जिनको आप कर सकते हैं इजीली, और जिनमें आपका परफेक्शन हो सकता है, तो आप उन क्वेश्चंस की तरफ ही जाएं, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अगर आपको लगता है कि आप ये वाले डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या डेटा सफिशिएंसी बहुत इजीली कर पा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये टॉपिक जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये नियर अबाउट 60 टॉपिक्स है, और आपके क्वेश्चंस कितने आने हैं, 45 क्वेश्चंस आने हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सभी सारे ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अपना कुछ पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसको ऐसा मास्टरी करिए कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप वो गलत ना कर पाए। तो ये अगर आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप जितने भी टॉपिक पढ़ के जाएंगे उनके क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो डेफिनेटली आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की अगर हम बातें करें, तो करंट अफेयर्स तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को सोर्स पहले ही बता दिया है कि बीपीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। तो बीपीडिया सबसे अच्छा सोर्स है। बीपीडिया हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं आपको, हमारी आई एग्जाम भी की साइट पे ये मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ना ना भूलें। देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, बैंकिंग रिलेटेड थिंग्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड रिलीजन, डिस्कवरीज या फिर डिजीज एंड न्यूट्रिशन, और अवार्ड एंड ऑथर्स। मतलब एक टाइप से करंट अफेयर्स के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं ये आपको सभी कुछ पढ़ के जाने हैं। तो मैंने आपको सोर्स बताया ही, और इसमें ऐसा कोई टॉपिक है नहीं कि जिसको मैं एलिबोरेट करूं। तो आप लोग करंट अफेयर्स या फिर जीए जितना हो सके उतना मैक्सिमम पढ़ के जाएं, और साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर करके जाएं। अदरवाइज मॉक टेस्ट आर फ्री एट iexamb.com। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें, मॉक टेस्ट से हमको एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ हमको पता चलता है कि जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है क्या हम उससे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। देन हम आते हैं एथिक्स एंड मैनेजमेंट में। तो अगेन एथिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए मैं आप सभी को सबसे पहले प्रेफर करूंगा कि जो प्राची मैम ने भी वीडियो बनाई थी, प्राची मैम ने लाइव सेशन भी लिया था उसके लिए, कि आप एथिक्स एंड मैनेजमेंट के कोर्स को कैसे कंप्लीट करें। तो आप उसको लिंक में जाके जरूर देखें, तो उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप मैनेजमेंट एंड एथिक्स कैसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट में भी आप देखें, यहाँ पे टॉपिक भी अगर आप देखें तो इतना टफ नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर एथिक्स एंड मैनेजमेंट तो बिल्कुल नया है, मतलब समझ आएगा कि
नहीं आएगा। तो मतलब ये हमारा ना पढ़ने से पहले का हमारा डाउट होता है। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो जरूर आपको आएगा। मैनेजमेंट अगर आप यहीं पे देखो, टॉपिक से देखो, तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे हुआ, उनके फंक्शंस क्या है, प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें क्या है, रोल ऑफ मैनेजर क्या होता है, क्या उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजरियल एथिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड environment, current trends and issue in the management, motivation theories and motivational techniques and leadership, so that कि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये सारी चीजें होने से हम वर्क प्लेस पे खुद को भी मेंटेन कर पाते हैं और साथ ही साथ काम भी हो पाता है और अपनी पूरी टीम को हम आगे बढ़ के ले चलते हैं। तो ये इस चीज के लिए एथिक्स एंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप प्राची मैम का वीडियो जरूर देखें। तो इस पे अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोग दिए हुए लिंक पे जाके जरूर उस वीडियो को देखेंगे। तो सिमिलरली मैनेजमेंट है, सिमिलरली एथिक्स भी है, एथिक्स भी आप देख सकते हैं। इसके टॉपिक्स बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि किसी में भी न्यूटन्स के लॉ लगने हैं, तो इतना ज्यादा टफ नहीं है। आप सिर्फ एक बार रीडिंग करते हैं तब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में। देन हम आते हैं एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इकोनॉमी है हमारी, उसमें क्या फंक्शनिंग होती है, क्या वर्क्स होते हैं और कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, ये सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये सिलेबस है, ये जो लेटेस्ट सिलेबस अप्रैल के मंथ में एफसीआई ने रिलीज किया था उसका स्क्रीनशॉट है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी ये एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, इसमें केवल एग्रीकल्चर के 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो वो दिए हैं। आप देखो कुछ तो मिसलेनियस इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। जो हम अगर हम मेन एग्रीकल्चर टॉपिक्स की बात करें तो उसमें क्या, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड हजार और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो एक मिसलेनियस टाइप का टॉपिक है। ये आप सभी लोग अपनी डेली लाइफ में या कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते रहते हैं, इवन न्यूज़पेपर में भी ये बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। तो ये एग्रीकल्चर का हम इसको नहीं मान के एक जनरल टॉपिक मान सकते हैं। देन है सेकंड सब्जेक्ट सॉइल साइंस। तो सॉइल में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल्स ऑफ इंडिया जो क्लासिफिकेशन है हमारा, देन हाउ टू कंजर्व द सॉइल, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है सॉइल साइंस। देन हम थर्ड सब्जेक्ट इसको मान सकते हैं इरिगेशन को। तो फार्म इरिगेशन जो होता है उसमें वाटर यूज इफिशिएंसी इन द रिलेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, मेजर क्रॉप्स हैं ये, फिर एग्रोनॉमी का पार्ट यहाँ पे आ गया। देन डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड, और साथ ही साथ ई टेक्नोलॉजीज इन द एड ऑफ फार्मर। तो गवर्नमेंट क्या टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट लेकर आई है फार्मर्स के लिए, तो ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एक तो एग्रोनॉमी, उसमें भी कुछ ही टॉपिक्स हैं, देन है सॉइल साइंस और तीसरा है इरिगेशन। तो यही 3 टॉपिक है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स का तो कुछ पार्ट यहाँ पे है। तो जैसे एक्सटेंशन है, पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है या जेनेटिक्स है या एंटोमोलॉजी है, उसकी तरफ ना जाए, यही इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके आगे बढ़े। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज है। डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज गवर्नमेंट जो डायरेक्टली कैश बेनिफिट्स देती है या इनडायरेक्ट फॉर्म में फार्म सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एमएसपी क्या चीज है, एमएसपी क्या है क्रॉप्स की, अभी लेटेस्टली आपको पता होना चाहिए कि खरीफ 2021 एंड 22 के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी रिलीज की है। अभी ये लेटेस्ट डेटा हमारे पास रहता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड लिमिटेशंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, इस पे हमने वीडियो बनाया था, वीडियो आप देख सकते हैं। एमएसपी पे भी हमने वीडियो बनाया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे वीडियो बनाया था। हमारा एग्री बी चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। देन टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इस पे तो एक मिनिस्ट्री ही बन चुकी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया में इसका क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है। सिमिलरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या भी स्टेटस चल रहा है। लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो वो अकबर के रिजीम से शुरू हुई थी। अकबर के रिजीम में राजा टोडरमल थे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनको मुशरिफ दीवान भी कहा जाता था या फिर वकील सुल्तनत भी उनको कहा जाता था। वो मतलब बेसिक अकबर की जो कैबिनेट थी उसमें वो एक नवरत्न में से एक थे। तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले सिस्टम को लेकर आए लैंड रिफॉर्म के। तो वहां से हम कह सकते हैं कि खैर बेसिकली वो लैंड रिफॉर्म नहीं था, उन्होंने तो चार्ज किया था
तो लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत वहां से हुई और फिर फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी रिफॉर्म्स किए गए थे उनको एबॉलिश किया गया। देन हैव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्राइस एनालिसिस एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। इसमें से कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अपने एग्री बी चैनल पे जिन पे वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो वो आपको सर्टेनली हेल्प होगी एग्जाम में। तो एग्री बी चैनल पे जाना और उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको एग्रीकल्चर कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस वहां पे मिलती रहे। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सिलेबस। अगर हम इसको इंडिविजुअली जो मैं आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज बता रहा था, तो अगर आप देखोगे तो एग्रोनॉमी में आपके पास सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होते हैं? फिजिकल फैक्टर सबसे मेन जो हमारा है क्लाइमेट है, चाहे हमारी सॉइल है या एनवायरनमेंट है। सोशल फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या टैबू टैबू है, क्या वहाँ के बिलीव्स हैं, या फिर वहाँ पे क्या सिस्टम है, लैंड रिफॉर्म्स किस टाइप के हैं, ये पूरा सोशल एनवायरनमेंट होता है। देन एग्रीकल्चर इकोलॉजी, देन क्रॉपिंग पैटर्न है, मेजर क्रॉप्स है या फिर क्रॉपिंग पैटर्न है जो वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में फॉलो किया जा रहा है। देन सेकंड सब्जेक्ट है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे नाबार्ड हो चाहे एएफओ हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सॉइल सबसे पहले उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल आपको पता होना चाहिए। इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें, सॉइल के बेस पे क्लासिफिकेशन उसका देखें तो आपको जरूर ये याद रहेगा। देन इज द सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे भी हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन सॉइल इरोजन एंड मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन के क्या तरीके हैं, क्या ये होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम। तो अगर आप यहाँ पे सारे ही टॉपिक देखें ना, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो आपने कभी ना पढ़ा हो। अगर आपको नहीं भी ध्यान आ रहा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो हमारी सोशल साइंस का कोर्स होता था 8th 9th में भी, ज्योग्राफी में हम ये सारे ही टॉपिक कवर करते थे। तो ये बहुत ऐसा टफ नहीं है कि एग्रीकल्चर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा टफ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको पढ़िए, बेसिक, इनमें से बेसिक भी अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आएगा। तो बेसिकली ये सॉइल ऑफ इंडिया का क्लासिफिकेशन है इंडिया का पॉलिटिकल मैप के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेजर टाइप की सॉइल है, जैसे ये हमारी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल है। उसके बाद ये सबसे जो हमारी प्रोडक्टिव और फर्टाइल सॉइल है अलूवियल सॉइल, ये पूरा का पूरा इंडो गैंगटिक रीजन भी हम इसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा अलूवियल सॉइल है। देन आती है हमारी रेड सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों होती है? क्योंकि द वाइड डिफ्यूजन ऑफ द फेरस ऑक्साइड, तो आयरन ओर की होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। देन इज द ब्लैक सॉइल। नाबार्ड की क्वेश्चन में तो ब्लैक सॉइल से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज वेरी बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो ये इस टाइप से यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। देन लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल हमेशा मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज में होती है, तो आपको वो कोस्टल एरियाज में ही मिलेगी या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। देन एरिड। एरिड तो सभी को पता है, डेजर्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देन अदर टॉपिक्स की बेस में हम बात करें जो एग्रीकल्चर में कुछ अलग टॉपिक थे, जैसे एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हैजार्ड टू क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो इसके लिए जैसे एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल उसको भी माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को। तो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम लोग ने इनपुट्स बहुत ज्यादा यूज किए, और इनपुट्स हमारे कैसे थे? केमिकल। हमारा बहुत ज्यादा यूज होने लगा केमिकल्स का, चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स के रूप में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। तो पेस्टिसाइड में भी इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, हर्बिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर है। तो ये बेसिकली ये चार टाइप के केमिकल तो हर फार्मर यूज करता ही है। तो इनकी वजह से हमारी सॉइल भी डिग्रेड हुई, हमारा एक्वीफर भी डिग्रेड हुआ और हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। इनका ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में भी बहुत ज्यादा रोल रहता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये अदर टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और क्या उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या उसमें कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो उसमें जो बेसिकली टॉपिक्स हैं, सबसे पहला इशू रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड एमएसपी। तो एमएसपी अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायनेमिक टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है कि पेडी का क्या एमएसपी फिक्स हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हमारा खाद्य वितरण प्रणाली होती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, क्या लिमिटेशंस होती है, कैसे उसको रिवैम्प किया जा रहा है। इश्यू ऑफ बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक होता क्या है, कौन इसको मेंटेन करता है, गवर्नमेंट कैसे इसको करती है। अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा रोल एफसीआई का यही है। तो पीडीएस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप एफसीआई में जाएंगे और एफसीआई का मेन रोल यही है, बफर स्टॉक और पीडीएस को ठीक करना। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी, और उसमें टेक्निकल मिशन क्या है। इकोनॉमिक्स ऑफ द एनिमल रियरिंग। देन इज द फूड प्रोसेसिंग एंड द रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन द इंडिया, और उसके क्या स्कोप है, सिग्निफिकेंस है, क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है, हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा है अभी भी।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने की वजह से हम, एक तो हमारे फार्मर को इनकम नहीं मिल पाती है पूरी की पूरी, और हमारा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। वहीं अगर हम उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए अगर हार्वेस्टिंग के बाद, तो एक तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उस प्रोड्यूस की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो शेल्फ लाइफ बढ़ने से क्या होता है कि हम बहुत देर तक उसको यूज कर सकते हैं, और जो हमारे प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, वोलेटिलिटी होती है जो प्राइसेस में, वो भी रिड्यूस हो सकेगी। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं और अकबर के टाइम से कैसे वो शुरू हुए थे, वही। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, प्राइस एनालिसिस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये आपको सारा कुछ पढ़ना है। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल बुक्स हैं, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो अगर अभी से भी आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स पे फोकस होकर पढ़ेंगे, तो आप अपना सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि आप टेक्निकल के जो पार्ट 5 हैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अभी एक महीने में। तो दोस्तों उसके लिए कल आप हमारे एग्रीबी चैनल पे देखना ना भूलें, वहां पे हम आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पांचों सब्जेक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी और फूड एक्स है, उनको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने अभी भी अगर एनरोल नहीं किया है तो जरूर एनरोल करें। आपको मिलेगा 50% ऑफ ऑन ऑल एफसीआई रिलेटेड कोर्सेज। क्रैक एफसीआई कोड आप यूज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है या आपका किसी भी टाइप का डाउट है, आप इस नंबर पे जरूर कॉल करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।